हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 7 चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश ने मतलब अंग्रेज़ों ने कैसे राजा, नवाब, पीजेंट्स, किसान और ट्राइबल आदिवासी के जीवन में क्या इम्पैक्ट डाला। मतलब आदिवासियों से उनके जीवन पर क्या 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 प्रभाव पड़े हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इनके आ जाने से स्टूडेंट्स के जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ब्रिटिश ना केवल देश को, इंडिया को अपने कब्ज़े में करने आए थे, उसका पैसा हड़पने के लिए आए थे, बल्कि उनका मिशन था वो कल्चर मिशन पे भी थे। कल्चर मिशन मतलब होता है जो हमारे कल्चर पे भी इम्पैक्ट डालना चाहते थे। वो चाहते थे इनकी कल्चर को ही चेंज कर दो। वो हमारे कस्टम्स, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वैल्यू मतलब जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, उनको भी चेंज करना चाहते थे। तो ये बदलाव तो करने थे मतलब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर, बट उनके पास कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक ऑलरेडी प्लान नहीं था कि क्या क्या बदलाव करने हैं। उनके पास कोई मतलब टॉपिक नहीं था स्पेसिफाई। बट ये जो इनका डिबेट है कि यार मतलब इनकी प्लानिंग है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करने हैं, तो इस डिस्कशन पर कई सालों तक, कई दशकों तक इनकी डिबेट्स चलती रही कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करें और क्या क्या चेंज करना है। हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन। अब देखिए, अंग्रेज़ लोग हैं, अपने जो शिक्षा पद्धति उसको किस तरह देखा करते थे। मतलब अंग्रेज़ों का शिक्षा पद्धति के प्रति क्या थॉट थे, क्या आइडिया थे। वो पिछले 200 साल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब कैसे उसमें डेवलप्ड हुआ, क्या क्या परिवर्तन आए। और इंडियंस के क्या रिएक्ट थे जब ब्रिटिश ने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करा इंडिया में, जहाँ पे जैसे ब्रिटिश में पढ़ाया करते थे, ब्रिटेन में पढ़ाया करते थे, फिर वही सिस्टम इंडिया में जब आया तो इंडियंस का क्या रिएक्ट था। और अंग्रेज़ लोग ये भी सोचते थे कि अब इंडियंस को कैसे पढ़ाना है। मतलब जैसे सिस्टम ब्रिटेन में था स्टूडेंट्स के लिए, वही सिस्टम यहाँ कैसे लाना है। ट्रेडिशंस ऑफ ओरिएंटलिज्म। देखिए, 1783 में एक विलियम जोन्स नाम का व्यक्ति कलकत्ता में आया था, जो कि जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने अपॉइंट किया गया था जूनियर जूनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। और वो एक्सपर्ट था लॉ का। विलियम जॉन्स वॉज अ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब होता है जो व्यक्ति को बहुत सारी भाषाएं आती हैं। उसको ग्रीक आती थी, लैटिन आती थी, फ्रेंच आती थी, इंग्लिश आती थी। और वो अपने दोस्त से अरबी भी सीख रहा था। और उसने ऑलरेडी पर्शियन भी सीख चुका था। मतलब कितना पढ़ा लिखा था ये व्यक्ति, है ना। और कलकत्ता में ही उसने काफ़ी समय बिताया पंडितों के साथ संस्कृत और उसकी ग्रामर को सीखने के लिए। मतलब अब वो संस्कृत भी सीख रहा था इंडिया में आकर। मतलब इंडियंस के जो अपने जो भी ग्रंथ हैं उन पे रिसर्च कर रहा था, उनके लॉज पे, फिलोसफी पे, रिलीजियस पे, इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी है, मोरालिटी, अर्थमेटिक मतलब मैथ्स मैथ्स सीख रहा था, और अदर मेडिसिन और साइंस मतलब इंडिया की जो बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़कर अब वो संस्कृत भी सीख रहा था विलियम जोन्स। विलियम जॉन्स ने देखा कि उसी की तरह ही बाकी के अंग्रेज़ भी इसी की तरह इंटरेस्टेड हैं इंडिया के कल्चर में। जैसे कि हेनरी थॉमस, नथेनियल, वो बिजी थे इंडिया के एशियन जो हेरिटेज कल्चर हैं, जो उनको संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, संस्कृत में और पर्शियन में लिखे हुए उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे कुछ अंग्रेज़। और उन लोगों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की स्थापना की। और उन्होंने उसके द्वारा एक जर्नल स्टार्ट करा जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स। एशियाटिक रिसर्चर्स। जॉन और जो कोलब्रुक थे, ये दोनों ही मतलब इनका एक अलग नज़रिया था, अलग नज़र से देखते थे इंडिया को। और ये दोनों ही इंडिया की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, और इंडिया की भी रिस्पेक्ट करते थे, और वेस्ट अपना जो देश है इनकी भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। और इनके एशियन कल्चर की और इंडिया के एशियन कल्चर की काफ़ी रिस्पेक्ट
किया करते थे। इनका ऐसा मानना था कि इंडियन कल्चर है जो काफ़ी सिविलाइज़ था, एक टाइम पे अपने पीक पर था, बहुत अपने शिखर पर था, लेकिन एक टाइम के बाद इसका धीरे-धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। मतलब इंडियन कल्चर जो है वो अपने पीक पर था। और इनका ऐसा भी मानना था कि इंडिया को और अच्छे से समझने के लिए उनके जो ग्रंथ हैं, मतलब इंडिया का जो ग्रंथ है उसको और अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और अ, हिंदू और मुस्लिम जो भी रहते हैं उनकी स्टडी करना चाहिए, दोबारा से स्टडी करना चाहिए, और जो डेवलपमेंट है वही इनका बेस होगा। मतलब इंडिया के जो ग्रंथ हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे हिंदू के हैं, चाहे मुस्लिम मुगल्स के हैं, उनको अच्छे से स्टडीज़ करना होगा। यही बेस होगा इंडिया के डेवलपमेंट का। जितने भी ग्रंथ हैं इंडिया के, तो जोन्स और कोलब्रुक ने उनको डिस्कवर करना, उनको ढूंढना, उनको ढूंढना स्टार्ट करा। जितने भी हमारे इंडिया के ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हैं, और उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करा। और उनको भरोसा था कि ब्रिटिश को ना सिर्फ सीखने में मदद मिलेगी इंडियन कल्चर के बारे में, बल्कि इंडियंस को भी मतलब पता चलेगा अपने जो है कल्चर है, जो भी रीति रिवाज है जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। आज उन इंडियंस को भी अपने जो रीति रिवाज हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं उनको भी इस बारे में पता चलेगा। और इस प्रकार से अंग्रेज़ ना सिर्फ इंडियन कल्चर के गार्जियन बने, बल्कि मास्टर, मतलब इंडियन कल्चर के गार्जियन तो बने ही और मास्टर भी बने। इंडिया का जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस होकर अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे, उनका ऐसा मानना था कि हमें मतलब इंडियन कल्चर को ही फॉलो करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर को। और उनका ऐसा ऐसा भी मानना था कि हमें जो इंस्टीट्यूशन है वही इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाए, इंडियन कल्चर उनको पढ़ाया जाए, और जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। मतलब जिस कल्चर से, जिस सब्जेक्ट से वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, वो ही पढ़ाना चाहिए, और उन्हीं के ग्रंथ के बारे में हमें पढ़ाना चाहिए। मतलब वो लोग भी इससे काफ़ी प्रभावित हो गए इंडिया के कल्चर से, और इंडिया के जो अपने ग्रंथ हैं उन सब से। ना कि हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम, मतलब कोई अनजान सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए जो कि इनके लिए कोई मतलब नया, मतलब कोई जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश उस टाइम पे इंडियंस के लिए बहुत नई थी, मतलब एक एलियन था। जैसे जैसे कोई एलियन आता है दूसरे ग्रह से, इस ग्रह से, तो बहुत अलग ही रहता है। उसी तरीके से इंग्लिश इंडियंस के लिए उस टाइम पे एक एलियन का रूप थी, मतलब एलियन जैसी थी। और उनका ऐसा बिलीव था कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम उन्हीं के ग्रंथ में पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे उनके ग्रंथ के लिए, तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे इंडियंस। इसके अलावा बनना मुश्किल है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने आ, मदरसे की शुरुआत करी कलकत्ता में, मतलब पहला मदरसा खोला कलकत्ता में 1781 में, जहाँ पर उनका ऐसा मानना था कि अरबी और पर्शियन और इस्लामिक लॉ की नॉलेज दी जाए। और इसी के साथ साथ हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की बनारस में, जो कि 1791 में स्थापना की थी, जिनको संस्कृत टेक्स्ट के बारे में, मतलब भारतीय संस्कृति ग्रंथ के बारे में इन्हें बताया जाए। लेकिन हर अंग्रेज़ इस बात से सहमत नहीं था। बहुत सारे अंग्रेज़ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करते थे और इसके खिलाफ थे, ये जो पॉलिसी लाए थे। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। अर्ली 19 सेंचुरी में कई सारे अंग्रेज़ थे जो इंडियन एजुकेशन को सीरियसली नहीं लिया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि इंडिया की जो एजुकेशन, मतलब ईस्ट की एजुकेशन है, वो फुल ऑफ एरर और अनसाइंटिफिक है। मतलब हमारी जो है उसमें पढ़ाई लिखाई में, पद्धति में बहुत सारे एरर हैं, बहुत सारी खामियां हैं। वो इस लिटरेचर को, मतलब ईस्टर्न लिटरेचर, मतलब हमारे इंडिया का जो लिटरेचर है, वो नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड, मतलब इतने ज़्यादा सीरियस, मतलब सीरियसली नहीं लेते थे अंग्रेज़ लोग। और अंग्रेज़ों का भी ऐसा मानना था कि हमें आ, जो स्टडी ऑफ अरबिक और संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। जेम्स मिली एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाकी अंग्रेज़ों से सहमत नहीं थे। बाकी के अंग्रेज़
ने ये डिक्लेयर करा कि हमें वो इंडिया की नेटिव एजुकेशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर अगर हमें उनका दिल जीतना है, अगर हम उनके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, बाकी अंग्रेज चाहते थे, तो हमें यूज़फुल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वो इंडिया जिससे ऑलरेडी फेमिलियर है, कि हमें कोई पोइट्री, काव्य या कोई संस्कृत लिटरेचर ग्रंथ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें साइंटिफिक नॉलेज और यूज़फुल नॉलेज देना चाहिए, बाकी के अंग्रेज़ों का मानना था। 1830 तक इंडिया के खिलाफ जो इंडिया की एजुकेशन के खिलाफ जो अंग्रेज़ थे वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और ज़्यादा कहने लगे। जिनमें से जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे इंडिया की एजुकेशन को, वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉली। वो एक इंडिया को अनसिविलाइज कंट्री, मतलब असभ्य कंट्री मानते थे, कि जिसको सिविलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उनका ऐसा मानना था कि यहाँ की, मतलब यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम का कोई मतलब अपन उनसे कभी कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। मतलब इंग्लैंड का एजुकेशन हमसे बहुत आगे है और हम उनसे काफ़ी पीछे हैं। और मकौले का ऐसा भी मानना था कि यूरोप की, मतलब यूरोप की एक लाइब्रेरी, उसकी एक लाइब्रेरी का एक शेल्फ, मतलब होता है एक शेल्फ, मतलब एक लाइब्रेरी में बहुत सारे शेल्फ होते हैं, मतलब एक शेल्फ, ये दूसरा शेल्फ, मतलब एक शेल्फ की किताबें काफ़ी, मतलब इंडिया के सारे लिटरेचर को, अरबी के सारे लिटरेचर को compete करने के लिए, मतलब एक शेल्फ ही काफ़ी है। तो हमें ज़्यादा इंडिया के जो ग्रंथ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो इंग्लैंड इंग्लैंड का जो नॉलेज है, साइंस है, साइंटिफिक नॉलेज है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मकॉली ने इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, इसको बहुत एम्फेसाइज़ करा इंग्लिश लैंग्वेज को। उसने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका ऐसा भी मानना था कि अगर भैया तुम्हें अगर फ़ाइन लिटरेचर पढ़ना है, दुनिया भर के जो अच्छे अच्छे लिटरेचर हैं, तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो इंग्लिश में ही है। और उनका ऐसा मानना था मकॉली का कि साइंस और फ़िलासफ़ी की जानकारी उन्हें इंग्लिश से ही मिलेगी। मकॉली ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को भी पास कर दी, ताकि सब हर व्यक्ति, मतलब जो बच्चे हैं, संस्कृत और हिंदी ना सीखते हुए इंग्लिश सीखें। और इंग्लिश मीडियम को हायर एजुकेशन तक इसको प्रमोट भी करा। और ये ओरिएंटल जो पुरानी जो भाषा है, मतलब हिंदी में, संस्कृत में, और जो कॉलेज है जैसे कलकत्ता में मदरसे है और बनारस संस्कृत कॉलेज है, इनको, मतलब इन पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। और कुछ टाइम के बाद इंग्लिश की किताबें भी स्कूल के लिए छपनी स्टार्ट हो गई। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, मतलब अगर तुम्हें बिज़नेस वगैरह करना है, बिज़नेस को ऊंचाई पे लेकर जाना है, तो उसके लिए भी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कि लंदन में रहा करता था। उसने एक एजुकेशन डिस्पैच इशू करा, जो इंडिया में रहा करता था गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल था इंडिया में रहा करता था, उसके लिए। जो इशू करने वाला प्रेसिडेंट था, जो इंग्लैंड में रहकर किया था, जिसने चार्ल्स वुड नाम के व्यक्ति ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था वहाँ पर, उसको, मतलब इसको वुड डिस्पैच से नाम से जाना जाता है। और इसमें ये हाईलाइट किया गया था, लिखा हुआ था कि इंडिया की एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और हमें जो यूरोपियन सिस्टम, जैसे यूरोप में, इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूल में, वैसे ही इंडिया में भी स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ाई। उनका ऐसा मानना था कि ये जो इंग्लिश है वो एक प्रैक्टिकल भाषा है, मतलब इसको अगर इंडियन सीखेंगे तो इंडियंस का ही फ़ायदा होगा। वो इसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई, सिर्फ उसी के लिए नहीं सीखेंगे, इंग्लिश लिटरेचर या किसी और के लिए, ये इस इंग्लिश भाषा को अपने ट्रेड और कॉमर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बाकी इंडियंस अगर इंग्लिश सीखेंगे तो इंडियंस का टेस्ट और डिज़ायर भी चेंज होगी। और यूरोपियन मार्केट में, मतलब प्रोडक्ट हैं, यूरोपियन सामान हैं, उसके प्रति भी नज़रिया बदलेगा, क्योंकि उस टाइम पर यूरोप से ही ट्रेड हुआ करता था।
वो डिस्पैच में ये बातें भी लिखी गई थी कि यदि इंडियंस लोग इंग्लिश सीखेंगे तो उनका मॉरल कैरेक्टर वो डेवलप होगा, मतलब जो उनका नैतिक मूल रूप है वो काफ़ी डेवलप करेगा। और उनका और उस डिस्पैच में ये भी लिखा था कि अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो हम ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनेंगे, मतलब हम एक सत्यवादी, हम सच बोलने वाले व्यक्ति बनेंगे और ऑनेस्ट बनेंगे इंग्लिश इंग्लिश सीख कर। और इससे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक अच्छे सिविल सर्वेंट, एक अच्छे सर्वेंट मिलेंगे। और जो लिटरेचर ऑफ ईस्ट जो कि इंडिया का लिटरेचर है, वो नॉट ओनली फुल ऑफ एरर, मतलब फुल ऑफ एरर तो है ही, साथ ही साथ यहाँ के लोग काम काम के प्रति भी सीरियस नहीं है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति सीरियस हैं। मतलब इसीलिए इंग्लिश को लाना बहुत ज़रूरी है। और 1857 के साथ ही डिस्पैच के साथ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ने बहुत सारे डिसीज़न लिए, जिसमें से उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की शुरुआत की ताकि इंडिया का जो एजुकेशन है उस पर हम कंट्रोल कर सकें। और भी सारे कदम उठाए यूनिवर्सिटी के लिए। और ये 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था मेरठ में, दिल्ली में, ये तभी की बात है। और तब बाकी जगह पे अपना काम चल रहा था एजुकेशन के लिए। व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल, देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।